नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, यूपी टेट की तैयारी में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो पेपर 2 जूनियर लेवल के लिए सोशल साइंस की एक ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में संपूर्ण सिलेबस के प्रत्येक चैप्टर से टॉप सेलेक्टेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं, जो पेपर के दिन डायरेक्ट आपको देखने को इन्हीं वीडियो से मिल जाएंगे। इसलिए यह वीडियो पेपर के लिए उपयोगी वीडियो साबित होने वाली है, क्योंकि पूरा सिलेबस जो आपका दिया गया है उनके अंतर्गत जितने भी चैप्टर्स आपके दिए गए हैं सभी चैप्टर्स का निचोड़ यहाँ पर आपको कराऊंगा। इसलिए आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। वीडियो में अधिकतर क्वेश्चन पीवाईक्यू रहेंगे और पीवाईक्यू क्वेश्चन के साथ जितने भी क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से आपसे बन सकते हैं वो भी क्वेश्चन आपको बीच बीच में बता दिए जाएंगे, और इसमें थ्योरी भी आपको थोड़ी बहुत बताई जाएगी, ताकि पीवाईक्यू थ्योरी सब कुछ आपका हो जाए, रिवीजन भी हो जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए, कोई चीज़ आपसे छूटे ना। इसलिए इस वीडियो को आपको अवश्य अच्छे ढंग से देखने का व समझने का प्रयास करना पड़ेगा, ताकि प्रत्येक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ सके। मैं इस वीडियो में पूरे सिलेबस के हर क्वेश्चन को अच्छे से आपको कराने का प्रयास करता हूं। जितने भी लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं उनको एक जानकारी यहां पर बता दूं, सोशल साइंस अर्थात एसएसटी जूनियर लेवल की 6 to 8 आप लोग कह सकते हैं 60 नंबर का होगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एग्रीकल्चर, होम साइंस, म्यूजिक, इन सभी से क्वेश्चन पेपर में आएंगे। वही सब कुछ मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सौर मंडल के केंद्र में स्थित सूर्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो किसके बारे में विचार आपको करना है? सूर्य के बारे में विचार करना है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह अत्यधिक गर्म गैसों का तारा है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा पहला विकल्प। फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। पेपर में यह क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर सूर्य जो आपका है ना, सूर्य क्या है? सूर्य एक आपका तारा है जो कि गर्म गैसों से बना हुआ है, और इसमें कौन कौन सी गैसें आपकी शामिल हैं? सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती हैं, जो कि सूर्य का निर्माण करती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कहता है, किसी आकाशीय पिंड को ग्रह मानने के लिए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की अनिवार्य शर्त क्या है? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ आखिर किन को ग्रह मान सकता है, किसको ग्रह नहीं मान सकता है? इसकी अनिवार्य शर्त क्या है? इसकी अनिवार्य शर्त है वह किसी अन्य ग्रह की कक्षा को ना काटता हो, ठीक है ना। आपको पता होगा एक प्लूटो ग्रह था, है ना, बाद में इसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, क्योंकि यह कक्षा अन्य ग्रहों की भी कक्षा काटने लगा था, ठीक है ना। इसको बाहर कर दिया गया, आपको ज्ञात होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर सी विकल्प हो जाएगा, यह अनिवार्य शर्त है। उसके बाद अगला यहाँ पर कहता है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन, पृथ्वी की घूर्णन गति के संदर्भ में सही गणना क्या है? घूर्णन गति, तो पृथ्वी की घूर्णन गति के बारे में आपको बताना है, सही गणना क्या है? 15 डिग्री देशांतर प्रति घंटा, 1 डिग्री देशांतर प्रति 15 मिनट, 10 डिग्री देशांतर प्रति घंटा, 15 डिग्री देशांतर प्रति 4 मिनट। क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब? समझो इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर समय से पूछा गया है, ठीक है ना। तो आप सभी को बताना चाहूँगा 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट, 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट आप लोग कह सकते हो, ठीक है ना। ये एक आपका सूत्र या फार्मूला आप लोग इसको बोल सकते हैं। देखो पृथ्वी जो होती है ना, पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है, आप लोग इस प्रकार से कह सकते हैं। अब आप लोग इसको डिवाइड करोगे तो 1 घंटा बराबर कितना आएगा? 1 घंटा बराबर आपका आ जाएगा 15 डिग्री देशांतर, यही आएगा। 24 से इसको डिवाइड करेंगे 360 को, तो 15 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? 15 डिग्री देशांतर प्रति घंटा। तो 1 घंटा कितने देशांतर को? तो 15 डिग्री देशांतर। ये वाली बात आपकी यहाँ पर आ जाएगी। ये अक्सर पेपर में आया करता है, ग्रीनविच टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि सीटेट के पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक। अगला यहाँ पर कहता है, यदि ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे हैं तो भारत में 82.5 डिग्री ईस्ट में समय क्या होगा? अगर ग्रीनविच का टाइम 12 बजे का है तो भारत का टाइम वहाँ के टाइम से 5.5 घंटा आगे है, तो भारत का टाइम शाम के 5:30 बजे का हो जाएगा। ये छोटी सी बात सभी को पता होनी चाहिए।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है विषुव के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो विषुव क्या होता है, सबसे पहले इसी को जान लेते हैं। तो विषुव का मतलब होता है पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। ऐसी स्थिति किस तारीख को बनती है। तो ऐसी स्थिति आपकी 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी दुनिया में अर्थात पूरी पृथ्वी पर दिन व रात आपके बराबर होते हैं। ऐसी स्थिति को विषुव के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, किसके नाम से जानते हैं, विषुव के नाम से इस स्थिति को जानते हैं। पहली बात आपकी यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। ठीक, उसके बाद आगे के क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ। और जो मैंने अभी आपको कुछ बातें यहाँ पर बताई, जैसे मैं विषुव बता रहा हूँ और पृथ्वी से जुड़ी और छोटी छोटी सी बातें उनको भी बताना बहुत आवश्यक है। जैसे ग्रीनिच का कंसेप्ट क्या है ना, इसको भी बहुत आसानी से समझ सकेंगे आप लोग। ठीक है ना, वो मैं आपको सब कुछ आपको बता दूंगा ताकि कोई भी दिक्कत आपको ना हो। यहाँ पर एक पॉइंट आप लोग समझ लो, विषुव को जब पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं, ऐसी स्थिति 21 मार्च को व 23 सितंबर को होती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति को विषुव के नाम से जानते हैं। तारीख आप लोग ख्याल कर लेना, 21 मार्च और 23 सितंबर को ऐसी स्थिति बनती है। ठीक है ना, तो इतना आप लोग समझ गए। यहाँ पर एक छोटी सी बात और आप लोग समझ लो, पृथ्वी कैसी घूमती है, इसकी दिशा घूमने की क्या है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है दोस्तों, कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है। पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ठीक है ना, उसके बाद एक कंसेप्ट है, उसको भी समझ लो। जो स्थान ग्रीनिच के पूर्व में है, पूरब में है, जो ग्रीनविच के पूरब में जो स्थान है, उनका टाइम ग्रीनविच के टाइम से आगे होगा। ठीक, ये बात क्लियर कर लेना। पूरब के जितने भी स्थान है ग्रीनविच पे, उनका टाइम आगे होगा, और जितने भी स्थान ग्रीनविच के पश्चिम में है, उनका टाइम हमेशा पीछे होगा, पश्चिम से पीछे होगा। ठीक, वही बात मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा था। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। ठीक है ना, ये वाला 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। और एक कंसेप्ट क्या है, भारत ग्रीनविच के 82.5 डिग्री पूरब में स्थित है, इसलिए भारत का टाइम 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच के टाइम से। ये बात कंसेप्ट वाली है, बस इसको स्मरण कर लेना, ताकि इससे न्यूमेरिकल टाइप के या गणितीय क्वेश्चन बने तो आप लोग फटाक से कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। जितने भी लोग पहली बार इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं, उनको एक जानकारी यहाँ पर बताना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को 60 नंबर की तैयारी करनी है, वो भी सोशल साइंस की, तो आपको अलग से कुछ भी नहीं करने की आवश्यकता है। ये नोट्स जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, हैंड रिटन नोट्स, मेरे द्वारा ही इन नोट्स को बनाया गया है। इन नोट्स में पॉइंटों को हाईलाइट किया गया है, जहाँ से पेपर में अक्सर क्वेश्चन बनते रहते हैं। इसलिए इन नोट्स को आप लोग लेकर के पूरी की पूरी 60 नंबर की तैयारी मात्र 2 से 3 दिन के भीतर कंप्लीट कर सकते हैं आप लोग। 60 नंबर का मामला, 60 नंबर का जो मामला रहेगा वो आपका हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, म्यूजिक से, एग्रीकल्चर से, होम साइंस से, अर्थात इन सभी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एग्रीकल्चर, होम साइंस, म्यूजिक, इनसे आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का वेटेज ज़्यादा रहेगा और हमेशा रहा है। तो आप लोगों को तैयारी करने के लिए इसके लिए कोई किताब, कुछ भी नोट्स वगैरह नहीं पढ़ना पड़ेगा, जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें पूरा 60 नंबर आपका कवर हो जाएगा। लेना कैसे है, दिए गए नंबर पर कॉल कर लो या व्हाट्सएप पर मैसेज कर लो, मैं आपसे खुद बात कर लूँगा और आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। नोट्स का प्राइस 299 रुपये है। जी हाँ, इन नोट्स का प्राइस 299 रुपये है। तो आप लोग ले सकते हैं इन नोट्स को, जल्दी से 60 नंबर की पूरी तैयारी कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है ना, वीडियो देखने वाले 2 प्रकार के लोग इसमें होंगे शामिल। एक तो भाई वो टीचर जो जूनियर या प्राइमरी में कार्यरत हैं, उनको स्टेट को निकालना है।
दूसरे स्टूडेंट, अभ्यर्थी, कैंडिडेट कह लो, जिनको पेपर निकालना है और अपनी जॉब लेनी है, एक नौकरी लेनी है, तो दोनों लोग इन नोट्स को लेकर के अभी से पढ़ लो। 3-4 घंटे में पूरा आपका ये सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। और मैं आपसे ये भी बता दूं, जो आपका पेपर बनता है ये 6 to 8 का सोशल साइंस का, ये बनेगा SCERT किताबों से। SCERT का मतलब होता है 6 to 8 यूपी बोर्ड की किताबें जो सरकारी विद्यालय में चलती हैं, उन्हीं से पेपर आपका बनता है। उन्हीं का यह नोट्स आपके सामने है, बिल्कुल कंप्लीट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अभी बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, तब आप लोगों को PYQ के माध्यम से यहाँ पर पता चल जाएगा आखिर क्वेश्चन कहाँ से किस लेवल का पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए इन नोट्स को आप लोग ले सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वायुमंडल की परतों का पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर का सही क्रम क्या है। सबसे पहले पॉइंट क्वेश्चन में समझें। पॉइंट क्वेश्चन का क्या कहता है, इसमें कहता है पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर, यानी कि सबसे पहले पृथ्वी, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, इस टाइप से आपको परतों का क्रम बताना है। आप सभी को ज्ञात होगा सबसे निचली परत जिसमें हम लोग रहते हैं, श्वास लेते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल पहले ही विकल्प में पहले ही नंबर पर दिया गया है, तो पहला विकल्प करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। इन मंडलों को जान लेना अति उपयोगी साबित होगा। कैसे, समझो। जो क्षोभ मंडल है दोस्तों, इसमें मौसम से रिलेटेड सारी घटनाएं घटित होती हैं, इसी में हम लोग रहते हैं, श्वास लेते हैं, है ना, पेड़ पौधे सब कुछ इसी में ही आ जाते हैं। और इसमें मौसम की घटनाएं जैसे आंधी, तूफान, ओला, बारिश, सब कुछ दोस्तों क्षोभ मंडल में ही आपका घटित होता है, इसीलिए इसको मौसमी परिवर्तन वाली परत के नाम से भी जानते हैं। समताप मंडल में आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है, ओजोन की परत पाई जाती है, जो कि परावैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करती है। और समताप मंडल जो है ना, इसमें कोई मौसम वाली घटना नहीं होती है, इसलिए वायुयान या हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं, तो समताप मंडल में उड़ते हैं। मध्य मंडल में क्या होता है दोस्तों, उल्का पिंड आने पर जल जाता है। उल्का पिंड किस मंडल में जल जाता है आने पर, तो मध्य मंडल में जल जाता है। आयन मंडल में रेडियो वाली तरंगों के लिए जाना जाता है, सभी को पता है। ठीक, समझ गए आप लोग इतना, बिल्कुल। तो पहला विकल्प करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आया करते हैं वायुमंडल वाले टॉपिक से, वो मैं अभी आपको बता दूंगा बीच में। उसके बाद अगला देख लें आप लोग, पूरा पाषाण काल के मानव के संदर्भ में भोजन संग्राहक से भोजन उत्पादन बनने की प्रक्रिया किस काल में पूर्ण हुई। पूर्ण हुई की बात यहाँ पर की गई है कि भोजन संग्राहक तो ये लोग पूरा पाषाण काल में ही बन गए थे, लेकिन उत्पादन तक पूर्ण की बात की गई। पूर्ण कब हुई भाई, पूर्ण तो आपके नवपाषाण काल में हुई कि मनुष्य खाना बनाने लगा चूल्हे पर, है ना, रोटियां पकाने लगा, तो ये आपकी नवपाषाण काल में ही घटना पूरी हुई है। डी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आपका जवाब हो जाएगा। अगला दोस्तों कहता है जैन धर्म के त्रिरत्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है भाई, कौन सा नहीं है, नहीं वाला बताना है। सही बातों में विश्वास करना, सम्यक आचरण, सम्यक विश्वास, सम्यक दर्शन। तो ईश्वर में विश्वास ये बिल्कुल भी नहीं है, ईश्वर में विश्वास ये आपका सम्मिलित नहीं है। सही बातों में विश्वास, उचित कर्म, सही बातों को ठीक से समझना, ये जैन धर्म के त्रिरत्न में आते हैं, बल्कि ईश्वर में विश्वास ये नहीं आता है। तो बी वाला यहाँ पर आपका गलत साबित हो जाएगा, गलत हो जाएगा, नहीं वाला आपको यहाँ पर बताना है। ठीक, इतना आपने समझ लिया। और जैन धर्म के बारे में आपको पूरा बता दूंगा, उसके लिए परेशान आपको नहीं होना है, ठीक है। अगला आप लोग यहाँ पर देख लें क्वेश्चन को। हर्षवर्धन के शासनकाल में आए चीनी यात्री हुएन सांग के अनुसार हर्ष ने अपने साम्राज्य को किन प्रशासनिक इकाइयों में बांटा था। तो किन प्रशासनिक इकाइयों में राजा हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य को बांटा था। इसका चीनी यात्री इसके टाइम में आया था जिसका नाम था हुएन सांग। तो भुक्तियों, विषयों और ग्रामों में इसने डिवाइड किया था। इम्पोर्टेंट, भुक्तियों, विषयों तथा ग्रामों में इसने अपने साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयों को बांटा था, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला यहाँ पर देखो, हर्षवर्धन द्वारा रचित 3 नाटकों का समूह कौन सा है। 3 नाटकों का समूह, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसको कर सकते हैं क्योंकि सिलेबस में इतिहास में हर्षवर्धन आपके दिए गए हैं। ठीक, तो भाई
और यहाँ से क्वेश्चन भी पेपर में हमेशा देखने को मिला है और आया है। तो नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका, ये इनका क्या है, ये इनका नाटक है, नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका, ठीक है ना, राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर इन्होंने मेघदूत दे दिया, मेघदूत आपकी है किनकी, कालिदास की, किनकी, कालिदास की हो जाएगी आपकी। और हर्षचरित किसकी हो जाएगी, हर्षवर्धन का एक दरबारी कवि था बाणभट्ट, उसकी रचना हो जाएगी, ठीक। हर्षचरित यहाँ पर दिया गया है, कादम्बरी भी बाणभट्ट की हो जाएगी, इसलिए पहला विकल्प मैंने टिक किया, नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका। ये हर्षवर्धन क्या है, हर्षवर्धन ने खुद उसने रचना की, वो खुद एक विद्वान था हर्षवर्धन। इसके बारे में जान लेते हैं हर्षवर्धन के बारे में, ताकि दोबारा से चीज़ों को ना रिपीट करना पड़े। हर्षवर्धन को यहीं पर पूरा खत्म कर लेते हैं। पुष्यभूति वंश से गुप्त काल से लगभग 100 वर्ष के बाद वर्धन वंश का उदय हुआ। राजधानी थानेश्वर थी। इस वंश का प्रथम राजा प्रभाकर वर्धन था, जिसने हूणों को उत्तर पश्चिम भारत से उखाड़ फेंका, ठीक। अब उसके बाद एंट्री होती है राजा हर्षवर्धन की। 606 से 647 तक इनका शासन। हर्षवर्धन 606 में गद्दी पर बैठे। उस समय उनकी राजधानी थानेश्वर थी। बाद में कन्नौज को अपनी राजधानी इन्होंने बनाया। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पहले थानेश्वर हरियाणा के पास में पड़ता है और अब कन्नौज उत्तर प्रदेश का एक जिला, वहाँ पर इनकी राजधानी बनाई गई थी पहले, ठीक। उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, हर्ष स्वयं विद्वान थे, वह विद्वानों के आश्रयदाता थे। संस्कृत में इनके खुद के 3 नाटक हैं, नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका, नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि हर्षचरित ने हर्षचरित लिखा था, ठीक। चीनी यात्री हुएन सांग हर्ष के समय आया, 15 वर्ष तक ये भारत में रहा। हर्ष का बौद्ध धर्म से लगाव था। कन्नौज में विशाल धर्म सभा बुलाई। हर्षवर्धन की बहन का नाम राजश्री था, है ना, और अपनी बहन का विवाह इन्होंने कन्नौज के शासक गृहवर्मन के साथ कर दिया। मालवा का एक शासक देवगुप्त ने शशांक के साथ मिलकर गृहवर्मन की हत्या कर दी। राजश्री को कैद कर लिया, बंदी बनाकर ये ले गया। बाद में हर्षवर्धन ने अपनी बहन को छुड़वाया था। ये घटना आप लोग जान सकते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने हर्षवर्धन के बारे में आपको अपने नोट्स से बता दिए, जहाँ से पेपर में क्वेश्चन आया करता है, ठीक है ना। तो इन नोट्स को आप लोग ले सकते हैं। अब मैं आगे के क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है, क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह आपकी मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में पाए जाते हैं। क्या ये बात आपकी करेक्ट हो जाएगी? मंगल और बृहस्पति की कक्षा में आपके क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ठीक, मंगल और बृहस्पति। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कहता है, नीले रंग का उपयोग मानचित्र में किसे दिखाने के लिए किया जाता है। तो नीला रंग से क्या दर्शाया जाता है? नीले से आपके जलाशयों को दर्शाया जाता है। मैदानों को हरे रंग से दर्शाया जाता है, या घास वाले क्षेत्र को दर्शाना है तो हरे रंग से दर्शाया जाएगा। पर्वतों को किस रंग से दर्शाया जाएगा? पर्वतों को भूरे रंग से दर्शाया जाएगा, भूरा। और क्वेश्चन एक सीटेट में आया था आपके, पठार को किस रंग से दर्शाते हैं? तो पठार को पीले रंग से दर्शाते हैं, पीला रंग। पठार को पीला रंग से दर्शाते हैं, मैदानों को हरे रंग से, पर्वतों को भूरा रंग से, जलाशयों को नीले रंग से दर्शाते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी है? तो 23.5 डिग्री आपकी झुकी हुई अवस्था में है। कितनी? 23.5 डिग्री। तो जवाब आपका सी विकल्प यहाँ पर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला यहाँ पर कहता है, मानचित्र के 3 घटक कौन से हैं? तो मानचित्र के 3 घटक आपके कौन से हैं भाई? दूरी, दिशा, प्रतीक। पहला राइट आंसर है दूरी, दिशा, प्रतीक। ये मानचित्र के 3 घटक यहाँ पर हो जाएंगे। अगला आपका यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि मकर रेखा का अक्षांशीय मान कितना है? मकर रेखा का सबसे पहले यहाँ पर समझो, बीच वाली रेखा को विषुवत बोलते हैं, 0 इक्वेटर, 0 अक्षांश। इसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा के नाम से भी इसको जानते हैं। पहली आप समझ गए, भूमध्य रेखा 0 अक्षांश की होती है, जो ग्लोब को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। ऊपर का उत्तरी गोलार्ध, नीचे का आपका दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। पहली बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात की मैं बात करता हूँ। मैंने आपको ये क्या समझाया? आपको विषुवत या भूमध्य रेखा समझा दिया, 0 इक्वेटर वाली, ठीक है ना। अब उत्तर में आपकी
विषुवत रेखा के ठीक ऊपर आपकी होती है कर्क रेखा। कौन सी? कर्क रेखा। कर्क रेखा का मान होता है 23.5 जो कि उत्तर में है, तो उत्तरी गोलार्ध आपका हो जाएगा। अब ठीक विषुवत रेखा जो बीच वाली रेखा है, इसके नीचे होती है आपकी मकर रेखा। मकर रेखा का भी मान आपका कितना होता है? 23.5 होता है, परंतु है आपकी दक्षिणी गोलार्ध में होती है, क्योंकि ये बीच वाली ने डिवाइड कर दिया ना पूरे गोले को, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, तो दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब ये कर्क और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को उष्णकटिबंध के नाम से भी जानते हैं। ठीक, मकर रेखा पूछा है आपसे, सो कितना हो जाएगा? 23.5 आपका हो जाएगा। अब मकर रेखा दक्षिण में होती है, तो दक्षिण आपको लगाना पड़ेगा। 23.5 दक्षिण करेक्ट हो जाएगा, बी विकल्प आपका यहाँ पर। अगला आपके सामने यहाँ पर कहता है भीमबेटका पुरास्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? भीमबेटकाओं की जो गुफाएं व कंदराएं हैं ना, तो ये आपकी एमपी, मध्य प्रदेश। भीमबेटका की गुफा, ठीक, नर्मदा घाटी के किनारे। उत्तर प्रदेश में क्या है? कोल्डी हवा आपने सुना होगा, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में आपका है पूरा स्थल। बिहार में क्या है? चिरांद है आपका। सबसे पहले किस पालतू जानवर को मानव ने पाला था? तो सबसे पहले कुत्ते को पाला था, ठीक है ना। अगला यहाँ पर कहता है क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है? नहीं वाला बताना है कि आंतरिक ग्रह कौन सा नहीं है। ग्रह आपके दो प्रकार के, एक आंतरिक एक बाह्य। बाह्य ग्रह आपके बड़े होते हैं, आंतरिक ग्रह आपके छोटे होते हैं। समझो यहाँ पर आंतरिक ग्रह नहीं वाला बताना है, तो कौन सा हो जाएगा? शनि। शनि आपका आंतरिक ग्रह नहीं है, ठीक है ना, ये आपका बाह्य ग्रह है। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं बृहस्पति। बृहस्पति जो है ना, ये क्या है? ये आपका बाह्य ग्रह हो जाएगा। और इसके साथ शनि, अरुण, वरुण, ये सारे के सारे आपके बाह्य ग्रह हो जाएंगे। आंतरिक ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आपके शामिल हैं। आंतरिक ग्रह में आपका शनि शामिल नहीं है। अभी मैं आपको यहाँ पर आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह, कौन से ग्रह चट्टान से बने होते हैं, कौन से गैस से निर्मित होते हैं, उन ग्रहों के बीच का अंतर आपको जान लेना उपयोगी रहेगा। शायद क्वेश्चन आपसे पूछ ले, मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास करना ग्रहों को। तो एक तो आंतरिक ग्रह हो गया, दूसरा आपका बाह्य हो गया। ये कोई ज़्यादा कठिन चीज़ें नहीं है, समझते चलो मात्र। आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आपके हो गई आंतरिक। और बाह्य ग्रह बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। अरुण को यूरेनस, वरुण को नेपच्यून के नाम से जानते हैं। इतना आपको जान लेना है। अब देखो, जो आंतरिक ग्रह है ना आपके, आंतरिक ग्रह सूर्य से बहुत नज़दीक हैं आपके, सूर्य से बहुत नज़दीक होते हैं। ये चट्टानों से बने होते हैं। आंतरिक ग्रह आपके चट्टानों से बने होते हैं, इनको चट्टानी ग्रह कहते हैं। अब बाह्य ग्रह जो है ना, ये सूर्य से दूर होते हैं, इनका आकार बड़ा होता है, ये गैस व तरल पदार्थ से बने होते हैं, इसलिए इनको गैसीय ग्रह के नाम से जाना जाता है, गैसीय ग्रह। अब आपसे पूछ ले कि मित्र गैसीय ग्रह किनको बोलोगे, तो आप कहोगे कि बाह्य ग्रह को गैसीय ग्रह बोलेंगे, और चट्टानी ग्रह आंतरिक को बोलेंगे। चट्टानी ग्रह किसको बोलेंगे? आंतरिक को बोलेंगे, ठीक, ये नज़दीक होते हैं। अब जैसे क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं आपके, जैसे गैसीय ग्रह। अब गैसीय ग्रह मतलब कि जो बड़े ग्रह जो सूर्य से दूर हों, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून आपका होता है। और कुछ देखो दोस्तों, बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले भी पाए जाते हैं। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले भी पाए जाते हैं। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पर ये सारे ग्रह यहाँ पर आपके बताए भी गए हैं, ठीक। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो मुझे बताना था वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। बाकी सारा चीज़ इन नोट्स में समाहित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, हर्षचरित के लेखक कौन है? अब इस क्वेश्चन का आंसर मैंने 2 से 3 बार अभी आपको बता दिया हूँ, तो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए।
19 क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट कर दो कि हर्षवर्धन होगा, हर्षचरित का, बाणभट्ट होगा, हुएनसांग होगा या फायान होगा। कौन होगा इस क्वेश्चन का आंसर? कमेंट बॉक्स में मुझे उत्तर इसका चाहिए। अगला यहाँ पर देखो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? सक्रिय ज्वालामुखी की अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो बैरन द्वीप। कौन सा? बैरन द्वीप एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित। अगला आपके सामने यहां पर आ चुका है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर के नाम से भी जानते हैं महावीर स्वामी को। ठीक है ना, महावीर स्वामी इस क्वेश्चन के राइट आंसर आपके हो जाएंगे। ठीक, समझ गए आप लोग? देखो सिलेबस में आपका जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, थोड़ी सी बातें आपकी बताई गई हैं पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तकों के हिसाब से। 2 से 3 बातें इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी आपको लगे हाथ यहाँ पर बता दूं, फिर मैं आगे से इन क्वेश्चन को कराऊं। यहाँ पर आपको समझा दूं महावीर वर्धमान को, जो कि इंपॉर्टेंट है। पेपर में आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 1-2 नंबर आपका यहीं पर पक्का कर देता हूँ। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और ये अंतिम थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। वैशाली में जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। सत्य और शांति की खोज में 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर कठिन तपस्या की। अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त होने के कारण ये जिन अर्थात विजेता कहलाए। जिनका मतलब होता है विजेता, विजयी कहलाए। अपने विचार प्रसार इन्होंने प्राकृत भाषा में दिए, ठीक, आम बोलचाल की भाषा में। और इन्होंने क्या कहा? महावीर के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करना इन्होंने लक्ष्य बताया। त्रिरत्न क्या है जैन धर्म के? सम्यक दर्शन, सही बातों में विश्वास, सम्यक ज्ञान, सही बातों को ठीक से समझना, सम्यक आचरण, उचित कर्म। ये मैं आपको बता चुका हूँ एक क्वेश्चन में अभी जो करा रहा था। उसके बाद महावीर के 5 महाव्रत हैं। जीवों को ना मारना, सत्य बोलना, चोरी ना करना जिसको अस्त्य बोलते हैं, अनुचित धन न जुटाना, इंद्रियों को बस में रखना, ये है। ठीक है ना। और महावीर स्वामी के निर्माण के लगभग 2 शताब्दियों बाद जैन अनुयायी 2 संप्रदाय में बट गए थे। श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र पहनने वाले, दिगंबर जो नंगे रहने वाले, निर्वस्त्र रहने वाले, ये बट गए थे बाद में। इतना ही आपके किताब में दिया गया है, जितनी बातें मैंने आपको बताई। कि अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि महावीर के बचपन का नाम क्या है? वर्धमान है। यही फैक्ट पर आधारित क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। वर्धमान मिटे तो ये महावीर कहलाए, जब सिद्धार्थ मिटे तो बुद्ध कहलाए। ठीक, तो व्यक्ति को मिटना पड़ता है कुछ बनने के लिए, तो ये लोग मिटे हैं, मरे हैं। वर्धमान की मृत्यु हुई तब ये महावीर कहलाए। वो वर्धमान पहले जैसा नहीं रहा जो अब था, महावीर बन गया। समझे आप लोग? तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। बुद्ध को भी अगर क्वेश्चन आएगा तब इस वाले टॉपिक को यहीं पर ख़त्म कर देंगे। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं, वो भी आपको यहाँ पर कराता हूँ। अगला कहता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? तो घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी की 2 गतियाँ होती हैं। एक गति होती है पहली गति परिक्रमण, दूसरी गति घूर्णन। ठीक, अब परिक्रमण में क्या होता है? परिक्रमण के कारण ही पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं, मौसम चेंजेस होता है, ऋतु बदलती है, मौसम बदलता है। ठीक है ना। और परिक्रमण गति का टाइम 365 दिन, 365 प्लस टाइम लगता है इसमें कुछ घंटों का, तो जिसको 1 वर्ष के नाम से जानते हैं। पृथ्वी अपना पूरा चक्कर सूर्य का 365 दिन में पूरा करती है। घूर्णन गति किसको कहते हैं? पृथ्वी का अपने खुद के अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, और ये 24 घंटे में आपका पूरा हो जाता है। अब घूर्णन गति के कारण ही ना पृथ्वी पर दिन होता है, डे एंड नाइट, दिन रात किस गति के कारण होते हैं? दिन रात आपकी घूर्णन गति के कारण होते हैं। ऋतुएं परिक्रमण गति के कारण बदलती हैं। बी विकल्प राइट आंसर। हुएनसांग कितने वर्षों तक भारत में रहा? 15 वर्षों तक भारत में रहा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। 21 जून को होता है। मानचित्र में कत्थई ब्राउन रंग का प्रयोग किसको दर्शाने के लिए किया जाता है? ब्राउन।
कत्थई रंग का प्रयोग किसको दर्शाने के लिए किया जाता है? मैदानों को, पर्वतों को, जलाशयों को या पठारों को? तो यहाँ पर आप लोग पर्वत कह सकते हो, भूरा या कत्थई। ठीक। अगला देखो, यहाँ पर क्वेश्चन आपका कहता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग कितना टाइम लगता है? तो 8 मिनट 19 सेकेंड का आपका टाइम यहाँ पर लगता है। जब तक आपको कंसेप्ट नहीं पता होगा तब तक क्वेश्चन आपको कठिन लगेगा। जैसे ही आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, क्वेश्चन आपको हलवा लगेगा। ठीक। जैसे मैंने अभी आपका एक कंसेप्ट क्लियर किया था, जैन धर्म के महाव्रतों की संख्या आपकी 5 महाव्रत। ठीक। कौन कौन से 5 महाव्रत? चोरी ना करना, सदा सत्य बोलना, धन इकट्ठा ना करना या एकत्रित ना करना, ब्रह्मचर्य, और एक आपका क्या है? एक आपका क्या है बताओ? हिंसा, जीवों को ना मारना। ये 5 महाव्रत हैं जैन धर्म के। अगला देखो, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? ट्विन प्लेनेट, शुक्र को बोलते हैं। अब शुक्र को भोर का तारा बोलते हैं, सांझ का तारा बोलते हैं, चमकीला ग्रह बोलते हैं, पृथ्वी की बहन बोलते हैं, ये सब कुछ बोलते हैं क्योंकि इसका आकार पृथ्वी के ही समान थोड़ा बहुत लगभग है, इसलिए इसको बोला जाता है। अगला यहाँ पर देखो, क्वेश्चन कहता है 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती हैं? 22 दिसंबर की स्थिति आपकी होती है मकर रेखा पर। मकर रेखा पर, अब मकर रेखा इसको बोलते हैं दक्षिणी अयनांत, दक्षिणी अयनांत के नाम से जानते हैं 22 दिसंबर को। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अयनांत होता है, वहाँ पर आपकी कर्क रेखा पर सीधी किरणें पड़ती हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ, 21 जून को कर्क रेखा पर सीधी किरणें पड़ती हैं तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अयनांत होता है। ठीक विपरीत 22 दिसंबर की स्थिति आपकी मकर रेखा पर पड़ती है तो मकर रेखा अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण अयनांत होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब 22 दिसंबर की बात है दोस्तों, यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी आपकी मकर रेखा पर पड़ रही हैं तो जो आपका मकर रेखा का क्षेत्र होगा अर्थात दक्षिणी गोलार्ध का जो क्षेत्र होगा वहाँ का दिन कैसा होगा? दिन आपका बड़ा होगा। दिन कैसा होगा? दिन बड़ा होगा। रात कैसी होगी आपकी? रात आपकी छोटी होगी। ठीक। ये कंसेप्ट वाली बातें हैं, इनको मैं समझा देता हूँ अभी बीच में आपको। अगला आप तब तक देख लीजिए, पुरापाषाण काल के पत्थरों के औजारों को क्या कहा जाता था? इनको कोर तथा फ्लेक कहा जाता था। कोर तथा फ्लेक के नाम से जाना जाता था। अगला आपके सामने यहाँ पर कहता है ग्रहों की परिक्रमा का पथ कैसा होता है? ग्रह आपके दीर्घ वृत्ताकार पथ में घूमते हैं। दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर या परिक्रमा लगाते हैं। अगला यहाँ पर कहता है आपका कि मानचित्र कला, कार्टोग्राफी का जनक किसे कहा जाता है? तो अनेक्सीमेंडर को कहा जाता है। अनेक्सीमेंडर को कहा जाता है। इरेटोस्थनीज कौन है? भूगोल का जनक है भाई, भूगोल का जनक, फादर ऑफ जियोग्राफी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हर्षवर्धन ने किस विश्वविद्यालय को दान दिया था? तो नालंदा को दान दिया था। अगला यहाँ पर आपका क्वेश्चन कहता है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों 2/3 2/3 जल से ये ढकी है पृथ्वी। तो राइट आंसर आपका भी विकल्प हो जाएगा। 2/3 सतह पर पानी के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपका कहता है प्रधान मध्याह्न रेखा प्राइम मेरिडियन का मान कितना है? मध्याह्न रेखा का मान कितना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 180 देशांतर इसका मान हो जाएगा। ठीक। अगला कहता है नवपाषाण काल के लोग किस प्रकार के बर्तनों का उपयोग करते थे? तो पालिशदार और अलंकृत बर्तनों का प्रयोग करते थे नवपाषाण काल के लोग। यहाँ पर सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा आपका कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा क्या? बृहस्पति सबसे बड़ा आपका हो जाएगा, बृहस्पति। ए विकल्प करेक्ट जवाब। अगला यहाँ पर कहता है आपका मानचित्र में उत्तर दिशा हमेशा किस ओर होती है? इसको समझ लो। जैसे 4 दिशाएं होती हैं,
पूर्व आपका यहाँ पर है, पश्चिम, उत्तर आपका ऊपर की तरफ होता है उत्तर, नीचे आपका यहाँ पर दक्षिण होता है। अब पूछा मानचित्र में उत्तर की दिशा किस ओर होती है, तो ऊपर की ओर होती है, ऊपर की ओर। सी विकल्प करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ऊपर की ओर होती है। दिन व रात की घटना पृथ्वी की किस गति के कारण होती है, मैंने बताया है दिन रात की घटना किस गति के कारण होती है, तो घूर्णन रोटेशन गति के कारण आपकी होती है। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, क्वेश्चन कमेंट करने के लिए मैंने कहा था, लो जवाब आपको मिल गया। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, इनके दरबार में 9 रत्न रहा करते थे, कालिदास भी रहा करते थे। कौन, यहाँ पर लिख देता हूँ जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति होंगे, कालिदास। ठीक, हर्षवर्धन तो राइट आंसर हो ही गए। बाणभट्ट, कनिष्क के टाइम में चरक वैद्य हुआ करते थे। ठीक, चरक। पुलकेशिन द्वितीय का जो दरबारी कवि था उसका नाम था रवि कीर्ति। रवि कीर्ति एक विद्वान था, है ना, और इसने ऐहोल परिस्थिति की रचना की। किसकी, ऐहोल परिस्थिति की रचना किसने की, रवि कीर्ति ने की थी, करेक्ट हो जाएगा। आर्कटिक वृत्त कहाँ पर है, आर्कटिक वृत्त पहली बात ये दक्षिण में है, दक्षिण सिर्फ यहाँ पर लगा है, अब सब गलत हो जाएंगे। 65.5 नहीं 66.5 डिग्री दक्षिण में आपका आर्कटिक वृत्त होता है। उसके बाद मध्य पाषाण काल का समय क्या है, 1,20,000 से 1 लाख वर्ष पहले, ये आपका मध्य पाषाण काल का टाइम है। सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह कौन सा है, तो तीसरा ग्रह जिसमें हम लोग रहते हैं पृथ्वी। पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी। ठीक, अगला यहाँ पर आपका कहता है कि प्रदीप्ति वृत्त किसे कहते हैं। प्रदीप्ति वृत्त का मतलब क्या होता है, प्रदीप्ति वृत्त का मतलब होता है जो ग्लोब पर दिन व रात को विभाजित करे, उसे प्रदीप्ति वृत्त बोलते हैं। जैसे एक तरफ आपकी दिन है, क्या बोलते हैं, एक तरफ आपकी रात है और दूसरी तरफ दिन है, एक तरफ प्रकाश है एक तरफ अंधेरा है, ऐसी स्थिति को प्रदीप्ति वृत्त के नाम से जानते हैं। अगला, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ है। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ है 540 ईसा पूर्व में। थीमेटिक मानचित्र क्या दर्शाते हैं, थीमेटिक मानचित्र जो होते हैं विशिष्ट जानकारी जैसे वर्षा, सड़क या वन का वितरण आपका दर्शाते हैं। रही बात राज्यों व देशों की सीमाओं को, तो राजनीतिक जो मानचित्र होते हैं राजनीतिक, तो वो मानचित्र दर्शाते हैं। ठीक, और पर्वत पठार मैदान ये भौतिक मानचित्र दर्शाते हैं। कौन, भौतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र जिसमें आपके पर्वत पठार मैदान, सागर, महासागर, महाद्वीप सब कुछ आता है। और दूसरा आपका होता है राजनीतिक जिसमें देश की सीमाएं, राज्यों की सीमाएं, ग्रामीण क्षेत्र की सीमाएं ये दर्शाई जाती हैं। तीसरा होता है थीमेटिक जिसमें वर्षा मानचित्र, सड़क मानचित्र, वन मानचित्र, औद्योगिक धंधे का मानचित्र ये दर्शाया जाता है आपका। कौन सा तारामंडल सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है, अर्सा मेजर को सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। ऋतुओं में परिवर्तन किस पृथ्वी की गति के कारण होता है, तो परिक्रमण के कारण ऋतुएं बदलती हैं और दैनिक गति के कारण दिन व रात होते हैं। ये सब कुछ आपको समझाना पड़ेगा, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। अगला यहाँ पर कहता है क्षुद्र ग्रह किस पट्टी के बीच में घूमते हैं। क्षुद्र ग्रह आपके जो पाए जाते हैं ये मंगल और बृहस्पति की पट्टी के बीच में, मंगल और बृहस्पति। जैन धर्म के अनुसार अस्तेय क्या है, अस्तेय का मतलब है चोरी ना करना, चोरी ना करना इसका मतलब होता है। मानचित्र पर स्केल क्यों आवश्यक है, स्थल की वास्तविक दूरी को छोटे रूप में दिखाने के लिए, पुरापाषाण काल में मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था। पुरापाषाण काल में मानव क्या करता था, तो पुरापाषाण काल में भाई वो तो शिकार और खाद्य संग्रहण करता था। ये बात करेक्ट आपकी हो जाएगी। अगला यहाँ पर कहता है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा। सबसे गर्म आपका है शुक्र, शुक्र सबसे गर्म ग्रह आपका है सौर मंडल का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है विषुव वर्ष में कितनी बार होता है। भाई 2 बार होता है,
21 मार्च को और 23 सितंबर को होता है, मैं आपको बता दिया हूँ। देखो, जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए इस वीडियो में, वो सारे क्वेश्चन आपको कंसेप्ट समझाने के उद्देश्य से कराए, ताकि आप लोगों का सिलेबस पूरा हो सके इन क्वेश्चनों के माध्यम से। और बहुत सी जानकारी इसमें मैंने छोड़ दी है आपको बताने के लिए, उस जानकारी को मैं अभी यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट करके यहाँ पर बताना चाहूँगा, ताकि पूरा का पूरा आपको अच्छे से एक बार और रिवाइज हो जाए। जितना बताया हूँ उसको एक बार मैं अच्छे से एक्सप्लेन यहाँ पर करना चाहता हूँ। जो क्वेश्चन आपको नए लगे होंगे उनसे जुड़ी जानकारी आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक। जैसे आपका एक चैप्टर है सौरमंडल, ज्योग्राफी का पहला ही है, और यहाँ से आपसे 1 या 2 क्वेश्चन पेपर में ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। जहाँ तक संभव हो सकेगा उतनी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे खगोल विदों के अनुसार 88 आपके नक्षत्र मंडल हैं, ओरियन, अर्सा मेजर, बिग बियर, कैनिस मेजर, ग्रेट डॉग, स्मॉल बियर, सप्तऋषि मंडल, ये आपके हैं, ठीक। और उत्तर ध्रुव तारा उत्तर दिशा में सदैव स्थिर दिखता है, ठीक है ना। और मैं शुरू में आपको बताया था एक क्वेश्चन में कि जो सूर्य है ना, वो हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से आपका बना है, और यह बहुत बड़ा है। इसमें पृथ्वी जैसे 13 लाख गोले समा सकते हैं, 13 लाख पृथ्वियाँ सूर्य के भीतर समा सकती हैं। ये फैक्ट पर आधारित पॉइंट है। और सूर्य हमारी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य का प्रकाश आने में 8 मिनट 19 सेकंड का टाइम लगता है, ठीक है ना। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है सूर्य से बढ़ती दूरी के हिसाब से, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण, ग्रहों को अपनी धुरी पर घूमना परिभ्रमण। ये बातें इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला था और बता रहा हूँ। जितना इम्पोर्टेंट है उनको एक बार रिवाइज कर देता हूँ फैक्ट पर आधारित, या मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तब तक आप लोग इन नोट्स को लेकर के तैयारी कर लें, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर कहता है सूर्य के प्रकाश की चाल और पृथ्वी तक पहुँचने के समय के संदर्भ में सही विकल्प चुनें। यहाँ पर आपको बताना है, पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में 2 बातें आपकी छिपी हुई हैं। पहली बात क्या है इसमें, सूर्य के प्रकाश की चाल। सूर्य के प्रकाश की चाल प्रति सेकेंड में कितने किलोमीटर है आपको पता होना चाहिए, और पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना टाइम लगता है, ये 2 बातें आपको यहाँ पर पता हो जाएंगी। पहली बात यहाँ पर आपको पता हो गई 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, अर्थात प्रकाश की जो चाल है ना, वो 1 सेकेंड में, मात्र 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर तक चलती है प्रकाश की चाल। 1 सेकेंड मात्र में 3 लाख किलोमीटर, ठीक। और पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में टाइम लगता है 8 मिनट 19 सेकेंड का। अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग टाइम मिल जाएगा, लेकिन जो आपकी किताब से जहां से पेपर बनेगा SSC-ERT में, उसमें आपका इतना ही टाइम दिया गया है, ठीक। ये 2 बातें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने कहता है पृथ्वी के भू आब ज्योइड का स्वरूप का मुख्य कारण क्या है। भू आब मैंने अक्सर आपको कई बार बताया है। जैसे मैं पृथ्वी को बना लूं या ग्लोब को बना लूं, जो पृथ्वी या ग्लोब के जो ध्रुव होते हैं, दक्षिणी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव, ध्रुव कैसे होते हैं, ध्रुव होते हैं चपटे। ध्रुव कैसे होते हैं, चपटे हुए होते हैं। और जो बीच का भाग होता है पृथ्वी का, वो होता है उभरा हुआ। बीच में पृथ्वी कैसी है, उभरी हुई है, और ध्रुवों पर कैसी है, चपटी हुई है, या चपटे ध्रुव हैं इसके। तो इसीलिए इसको भू आब के नाम से जानते हैं। सिंपल सी बात है। तो ध्रुवों पर चपटा होना, यहाँ पर ध्रुवों पर चपटा होना, ध्रुवों पर कोई उभार नहीं होता है, बल्कि बीच में पृथ्वी में उभार होता है ना। तो बात आपकी क्लियर यहाँ पर हो चुकी है। बी विकल्प इस क्वेश्चन का भी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपका कहता है, कथन पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है ना। पहला कथन कहता है चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। बिल्कुल करेक्ट जवाब यहाँ पर हो जाएगा। जिस पर हम लोग रहते हैं, हमारी प्यारी पृथ्वी, जिसे नीला ग्रह कहते हैं, इसी पर मानव जीवन है, ठीक। जिस पर हम लोग रहते हैं, सारी क्रियाएं मानव की संपन्न होती हैं। तो जो हमारी पृथ्वी है ना, पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है, उस उपग्रह को बोलते हैं चंद्रमा। ये बात आपकी करेक्ट है। कथन दूसरा कहता है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का आधा है। आधा नहीं, 1/4 है। कितना, 1/4 है। इसलिए दूसरा
कथन स्टेटमेंट यहाँ पर गलत आपका हो जाएगा। जवाब आपका होगा केवल एक सही है, केवल एक सही है। इतना आप लोगों ने यहाँ पर समझ लिया होगा, ठीक है ना। जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक लाइन को क्वेश्चन बनाने में मुझे जितना टाइम लगा है वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, इसलिए इनको मिस मत कर देना। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह जो आपके होते हैं मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में आपके पाए जाते हैं। ठीक, इतना आपका क्लियर हो चुका है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लो। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कहता है, इतिहास में पुरापाषाण काल में मानव की मुख्य उपलब्धि क्या थी? सिलेबस का पहला ही इतिहास का चैप्टर्स जिसमें पुरापाषाण काल की बात की गई है। तो पुरापाषाण काल में पहिए का आविष्कार नहीं मित्र, पहिए का आविष्कार इन लोगों ने नवपाषाण काल में किया था। खेती भी नवपाषाण काल के या मध्यम पाषाण काल के लास्ट दौर में, नवपाषाण काल में ही इसको रखते हैं। आग की खोज तो पुरापाषाण काल में कर ली गई, स्थायी नवपाषाण काल में। करेक्ट जवाब आपका क्या होगा? आग की खोज। आग की खोज इन्होंने पुरापाषाण काल में ही कर ली थी, ठीक है ना। 3 काल के बारे में आपसे पेपर में एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा, 1 नंबर मैं आपका यहीं पर पक्का कर दूंगा। तीनों काल बता दूंगा बिल्कुल शॉर्ट में, जो आपके सिलेबस की किताब में दिए गए हैं वही बातें आपको बताऊंगा। अगर मैं दूसरी किताबों को थर्ड पार्टी कंटेंट बताने लगूं तो आपका सिलेबस जिंदगी में कभी कंप्लीट नहीं होगा। इतिहास कोई छोटा मोटा विषय नहीं है, बहुत बड़ा है। जितना आपका सिलेबस में निर्धारित चीज़ें हैं वही पढ़ो। मैं देखता हूँ कि अन्य टीचर लोगों को क्या पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो मैं वही पढ़ाऊंगा जो आपको पढ़ाना रहेगा, जो पेपर में आएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हुआ? आग की खोज। अब 3 काल मैं आपको बता देता हूँ पाषाण काल के बारे में। अगर आप लोगों को 1 से 2 नंबर पक्का करना है तो मेरी 2 से 3 बातें यहाँ पर सुन लेना मात्र। तो पाषाण काल को यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले पाषाण काल में पुरापाषाण काल आता है, उसके बाद में बीच का मध्य पाषाण काल, लास्ट में नवपाषाण काल आता है। सबसे पहले का मैं आपको बताता हूँ पुरापाषाण काल के बारे में। पुरापाषाण काल के बारे में पहला पॉइंट, खुले आकाश के नीचे नदियों झीलों के पास में मानव रहता था। पुरापाषाण काल में क्या होता था? इनके पास कोई घर तो था नहीं, तो ये खुले आकाश के मैदान के नीचे नदियों झीलों के किनारे रहना, शिकार करना शामिल था। कंदमूल, फल खाना, मांस इनका मुख्य भोजन था। गुफा में ये लोग रहते थे, कोई स्थायी मानव निवास नहीं था। आग का प्रयोग करते थे, आग का प्रयोग पुरापाषाण काल में ये लोग करते थे। मृतकों को कब्र में दफनाना इन्होंने पुरापाषाण काल के अंतिम दौर में कर लिया था, और आखिरी दौर में ये लोग चित्र बनाना भी शुरू कर दिए थे पुरापाषाण काल में ही। अब मैं बात करता हूँ आपसे मध्य पाषाण काल की, ठीक है ना। मध्य पाषाण काल की देखो, पुरापाषाण काल की अपेक्षा औजार इनके छोटे हो गए। मध्य पाषाण काल में प्रकृति में अनेक परिवर्तन हुए। जलवायु परिवर्तन होने के कारण बर्फ पिघली, पृथ्वी की उर्वरक शक्ति का विकास हुआ, जिस कारण घास वनस्पति बढ़ गई, जानवर भी बढ़ गए। आपके खरगोश, भेड़, बकरी जो घास को खाते थे। अब आपसे क्वेश्चन कल को पूछ ले, और अन्य एग्जाम में मेरे हिसाब से पूछा भी गया है 2-3 परीक्षाओं में, कि जलवायु परिवर्तन, घास बढ़ गई, हिरन, जानवर, खरगोश जैसे ये जानवर बढ़ गए, किस युग में या किस पाषाण काल का ये परिवर्तन मुख्यतः देखा गया है? तो मध्य पाषाण काल। समझ गए। कुत्ते को पालतू बना लिया गया मध्य पाषाण काल में। नवपाषाण काल में लोग खेती करना शुरू कर दिए, पशुपालन करना शुरू कर दिए, छप्पर के घर बनाने लगे थे लोग नवपाषाण काल में। और भी कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया है इंपॉर्टेंट। पुरापाषाण युग में मानव झुंड बनाकर शिकार करता था, क्योंकि मानव समझ गया वो तभी जीवित रह सकता है जब वह दूसरों के साथ मिलकर चले। सहयोग भावना का विकास पुरापाषाण काल में ही हुआ। सहयोग भावना इन लोगों की पुरापाषाण काल में ही विकसित हुई। ये लोग झुंड बना करके शिकार करते थे, अगर अकेला करेंगे तो जानवर खुद इनका शिकार कर लेंगे, ठीक है ना। और इसी युग में आग की खोज हुई पुरापाषाण काल में। और मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? मानव ने उगे अनाज एकत्र किए थे मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में मानव संग्राहक बना, कुत्ते को पालतू बनाया मध्य पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ, ठीक। जितना बताना था उतना मैंने आपको बता दिया।
और ये लोग छप्पर के घर बस्तियां बनाने लगे थे। नवपाषाण काल में खेती करने लगे थे। तांबे का प्रयोग भी नवपाषाण काल में हुआ, जिसको ताम्रपाषाण युग के नाम से जानते हैं। जितना मैंने आपको बताया, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कालीबंगा किस राज्य में है? कालीबंगा आपके राजस्थान में है। कहाँ पर? राजस्थान में है कालीबंगा। गुजरात में क्या है? लोथल। लोथल जो कि हड़प्पा काल का बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता था। लोथल। रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में आपका रोपड़ हड़प्पा का स्थल है। राखीगढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा में। राखीगढ़ी हरियाणा में आपके पड़ता है राखीगढ़ी। ये पूरा स्थलों के नाम है जो कि हड़प्पा कालीन है, जो पेपर में अक्सर मिलान से संबंधित भी पूछ लिया करता है, इसलिए मैंने आपको बताया। अगला देखो, यहाँ पर सूची मिलान कीजिए वेद व उनकी विशेषताएं। एक तरफ आपके वेद दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे जुड़ी हुई विशेषताएं। पहला ऋग्वेद, दूसरा यहाँ पर मिलान से है। एक साथ यहाँ पर ये क्वेश्चन टाइप हो गए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। ऋग्वेद का मिलान किसके साथ हो जाएगा? ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन, सबसे पुराना वेद, ठीक, तो ए का आपका थर्ड हो जाएगा। मैं यहाँ पर कलर चेंज कर करके आपको बताता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर आपका ऋग्वेद का हो जाएगा सबसे पुराना या सबसे प्राचीन। उसके बाद संगीत। संगीत किस में आता है दोस्तों? संगीत आपके आता है सामवेद में। संगीत सामवेद में आपका आता है, इतना आप लोग समझ गए। उसके बाद यजुर्वेद में आपका क्या आता है? यजुर्वेद में आपका आता है यज्ञ, विधियां आती हैं। और तंत्र मंत्र किस में आते हैं? अथर्ववेद में। तंत्र मंत्र आपके अथर्ववेद में आते हैं, ठीक, आप लोग समझ गए। अब यहाँ पर आप लोग मिलान कर सकते हैं। कैसे करोगे मिलान? ऋग्वेद का मिलान सबसे प्राचीन यानी कि ए का थर्ड, करेक्ट, तो बी विकल्प है यहाँ पर। बी का पहला हो जाएगा आपका, बी का पहला। सामवेद, सामवेद संगीत के साथ हो जाएगा, ठीक, इतना आप लोग समझ गए। और आपका सी का सेकेंड यजुर्वेद आपका यज्ञ विधियों से संबंधित है। अथर्ववेद तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ है। कहने को मतलब है कि चारों वेदों के बारे में उनकी विशेषताओं से आप लोग यहाँ पर परिचित हो गए। वेद से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग कर लोगे। अगला देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ दिया था? तो प्रथम उपदेश बुद्ध का, ये बहुत बार पेपर में रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो सारनाथ, सारनाथ वाराणसी में है, ठीक है ना। सारनाथ वाराणसी से जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हो तो कुछ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। तो बुद्ध, भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। सर्वाधिक इन्होंने उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, नेपाल लुम्बिनी में। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। कुशीनारा में इनकी मृत्यु या महापरिनिर्वाण जिसको बोल सकते हो, महापरिनिर्वाण इनका कुशीनगर में हुआ था, ठीक, करेक्ट आपका हो जाएगा सारनाथ। अगला क्वेश्चन देखो, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूची किस ग्रंथ में मिलती है? 16 महाजनपदों का वर्णन कल्पसूत्र, अर्थशास्त्र, इंडिका, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, ठीक, इसमें ये एक अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है ना, अंगुत्तर निकाय, इसमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। अर्थशास्त्र किसकी किताब है? कौटिल्य की किताब है। कौटिल्य बोले तो चाणक्य, ठीक है ना, कौटिल्य की किताब आपकी हो जाएगी। इंडिका किसकी है? मेगस्थनीज, मेगस्थनीज की किताब हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आपसे कहता है भूपर्पटी के नीचे की परत मेंटल किन तत्वों की अधिकता होती है? मैंने पिछली वीडियो में आपको ये सब कुछ बताया था, मेंटल में किन तत्वों की अधिकता होती है। तो मेंटल में होती है सीमा की अधिकता, SiMa की अधिकता। Si का मतलब हो जाएगा सिलिका, Ma का मतलब हो जाएगा मैग्नीशियम। सिलिका एंड मैग्नीशियम पहले विकल्प में दिया गया है, तो पहला विकल्प करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक। भूपर्पटी के नीचे की परत मेंटल, इसमें 2 परत होती है, एक आपकी होती है सियाल। सियाल में क्या पाया जाता है? सिलिका और एल्यूमिना इसमें आपका पाया जाता है, सिलिका और एल्यूमिना पाया जाता है। सबसे नीचे आपकी होती है क्रोड, क्या होती है? क्रोड। क्रोड में पाया जाता है निफे, NiFe। Ni का मतलब निकिल,
Fe का मतलब फेरस अर्थात लोहा। ठीक, तो यहाँ पर निकेल लोहा किसके बारे में है? क्रोड परत के बारे में है। और सिलिका एल्यूमिनियम ये सियाल के बारे में, भूपर्पटी। जो भूपर्पटी कौन सी? महाद्वीप, महाद्वीप की परपटी, महाद्वीप की परपटी। ठीक, मेंटल जो आपका मैंने बताया सिलिका मैग्नीशियम ये सागर की परपटी में पाया जाता है। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। अगला देखो, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत जो कोर है या क्रोड है किस अवस्था में मानी जाती है? ये द्रव या अर्ध तरल अवस्था में आपकी मानी जाती है। ठीक है ना। तीनों परतों के बारे में फिर से मैं आपको बता देता हूं ताकि फिर से आपका रिवीजन या कंफ्यूजन जो भी हो वो दूर हो जाए, पुनः आप एक नए बिंदुओं को स्पष्ट तौर पे समझ सको। चलिए मैं समझाता हूं, मात्र थोड़े समय में ही आपको अधिक बातें समझा देता हूं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की अगर बात करें तो पृथ्वी के अंदर 3 परतें विभाजित है। पहली भूपर्पटी, दूसरी मेंटल, तीसरी क्रोड। ठीक, इन तीनों परत को समझ लो। पहली परत भूपर्पटी, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूपर्पटी है और यह सबसे पतली परत ठोस है। सबसे पतली कौन सी है? भूपर्पटी हो जाएगी। भूपर्पटी की मोटाई विभिन्न स्थानों पर अलग अलग आपकी होती है। समुद्री तलहटी का निर्माण करने वाली भूपर्पटी का प्रायः 4 से 7 किलोमीटर तक मोटी होती है, 4 से 7 किलोमीटर तक, जबकि महाद्वीप में यह परपटी औसत रूप से 35 किलोमीटर तक मोटी होती है। पर्वतों के नीचे 70 किलोमीटर तक मोटाई इसकी पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, यहाँ से कथन कारण वाले भी क्वेश्चन बनते हैं और मोटाई से भी पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। मैं आपको वही बातें बताता हूँ जो पेपर में अक्सर आती हैं और आएंगी, बिल्कुल आएंगी, ठीक है ना। और सिलिका का मतलब Si, एल्यूमिनियम का मतलब Al, पदार्थों की अधिकता के कारण इसको सियाल बोलते हैं। भूपर्पटी में आपका सियाल पाया जाता है और सीमा पाया जाता है। सीमा आपकी मेंटल वाली परत में पाई जाती है, दूसरी परत जिसकी गहराई 2900 किलोमीटर है। पिघली अवस्था में यहाँ पर आपकी चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक, अगला देखो, मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है, इसलिए इसको सीमा के नाम से जानते हैं। लास्ट परत आपकी हो जाती है क्रोड या कोर, सबसे भीतरी भाग है, ठीक है ना। और इसके 2 भाग हैं, आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड। बाह्य क्रोड आपका तरल अवस्था में होता है, बाह्य क्रोड तरल अवस्था में, आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में होता है। जो क्रोड होता है ये लोहे व निकिल से बना होता है, इसलिए इसको निफे के नाम से जानते हैं। Ni का मतलब निकिल, Fe का मतलब फेरस अर्थात लोहा। तो सारी बात मैंने आपकी यहाँ पर क्लियर कर दी अपनी नोट्स की सहायता से। तो जितने भी लोग इच्छुक हैं नोट्स लेने को तो फटाक से ले लो आप लोग और अभी से पढ़ना इनको शुरू कर दो। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखो, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला यूरेनियम के सीमित भंडार के लिए जाना जाता है? और एक बात और मैं आपको बता दूं, 2 से 3 क्वेश्चन आपसे यूपी स्पेशल के भी पूछे जाएंगे सोशल साइंस में, यूपी जीके। अब यूपी जीके आपको अलग से नहीं पढ़ना है मेरे मित्र। अब मैं आपको बताऊं, देखो उत्तर प्रदेश के बारे में आपकी ज्योग्राफी के जो लास्ट के चैप्टर हैं उसमें थोड़ा थोड़ा दिया गया है, वो मैं आपको यहीं पर हर वीडियो के माध्यम से थोड़ी थोड़ी बातें बता दूंगा ताकि आपका यूपी स्पेशल भी कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सी बातें उनको मैं बता दूंगा, ठीक। और इसमें क्वेश्चन भी मैंने इसीलिए डाले हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला यूरेनियम के सीमित भंडार के लिए जाना जाता है? तो ललितपुर। ललितपुर जो है ना ये बुंदेलखंड में पड़ता है, ठीक, बुंदेलखंड का ललितपुर। तो यहाँ पर आपका यूरेनियम के आपके सीमित भंडार पाए जाते हैं, ठीक। अगला देख लो, अगला कहता है उत्तर प्रदेश की शारदा नहर का उद्गम स्थल कहाँ से है? उत्तर प्रदेश की शारदा नहर का उद्गम स्थल कहाँ से है? बनबसा नेपाल की सीमा से है, इसका नेपाल की सीमा से है। अगला यहाँ पर कहता है उत्तर प्रदेश में नोएडा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? नोएडा की स्थापना, तो नोएडा की स्थापना 1976 में की गई थी। कब? नोएडा। तो नोएडा का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ? नोएडा का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म भी होता है, ठीक है ना, औद्योगिक क्षेत्र है ये आपका। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना नोएडा का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक। उसके बाद आगे का क्वेश्चन है दक्षेस। दक्षेस को यहाँ पर समझेंगे। इसको समझने से पहले मैंने आपसे अभी कुछ बातें बोल दी कि उत्तर प्रदेश स्पेशल आपको थोड़ा सा बता दूंगा, अभी मैं बता दूंगा, बीच में सब्र रखिएगा थोड़ा सा। दक्षेस का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? दक्षेस
तो दक्षिक्स का प्रथम सम्मेलन आपके ढाका में किया गया था। कहाँ पर? ढाका में किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका कहता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग नीदरलैंड में है। कहाँ पर? द हेग नीदरलैंड में है। अगला कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी आपके 10 हैं और स्थायी कितने हैं? स्थायी आपके 5 देश हैं। स्थायी आपके 5 देश हैं, अस्थायी आपके 10 हैं। ठीक, टोटल कितने हैं? 15 हो गए टोटल। इतना समझ गए आप लोग। अभी मैं आपको ये पूरा बता दूंगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में, कौन से देश स्थायी हैं, कौन से अस्थायी हैं। ठीक, सब कुछ बताया जाएगा, आपको परेशान नहीं होने है। अगला कहता है अष्टांग योग में यम नियम के बाद तीसरा अंग कौन सा? यम नियम, फिर आपका होता है आसन, यम नियम आसन, लास्ट में आपकी होती है समाधि। ठीक, बी विकल्प यहाँ पर करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा। इतना आप लोग समझते हुए चलें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है खसरा और खतौनी तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? खसरा और खतौनी की जिम्मेदारी लेखपाल, पटवारी या कानूनगो की होती है। बी विकल्प यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर 2 से 3 बातें आपको बताऊंगा, वो भी लगातार बताऊंगा। पहली बात, मैं आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में 3 से 4 बातें बता दूं जो आपके सिलेबस में दी गई हैं, वो बात मैं आपको बता दूं। फिर ये नोएडा है और आपके औद्योगिक क्षेत्र हैं, उनके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी बता देता हूं, जो आपकी किताब में, जो आपकी SCERT की किताब में पॉइंट दिया गया है, ये जो मैंने नोट्स में सम्मिलित किया है उनको मैं बता देता हूं। फिर मैं दक्षिक्स के बारे में आपको यहाँ पर 1 मिनट के भीतर सारी जानकारी आपको बता दूंगा, ताकि कोई भी टॉपिक मेरे द्वारा छूटे ना, जो पेपर में आ जाए और आप लोग क्वेश्चन ना कर पाओ। ऐसी गलती मैं चाहता नहीं हूँ। और ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ये भी बता देता हूँ। ठीक, फिर उसके बाद अष्टांग योग, जो कि आसन में या खेल कूद व्यायाम वाले सिलेबस में आपका आता है। आइए मैं बताता हूँ एक एक बातें आपको। सबसे पहले पॉइंट को आप लोग समझ लो, मैंने नोट्स ओपन कर लिया। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 1981 में उद्योग बंधु योजना की शुरुआत की गई। अब क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ सकता है कि 1981 में उद्योग बंधु की योजना की शुरुआत की गई। इससे पहले 1976 में प्रदेश के प्रथम औद्योगिक विकास प्राधिकरण के रूप में नोएडा, अब नोएडा का फुल फॉर्म हमने आपसे पूछा था, नोएडा का क्या है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये होता है इसका फुल फॉर्म नोएडा का। कल को पेपर में पूछ ले तो यही आप लोग टिक करके आ जाना, 1 नंबर आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपकी यहाँ पर दिया गया है। ठीक, इसके बाद कई अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जैसे जौनपुर में सीडा। अब जितने भी लोग जौनपुर से इस वीडियो को देख रहे हो तो पता होगा कि जौनपुर में सीडा का फुल फॉर्म क्या है? सटरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मतलब कि ये सटरिया आपके जौनपुर में कोई स्थान है, आपको पता होगा जौनपुर निवासियों को। उसी प्रकार गोरखपुर में गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या उत्तर प्रदेश का ही है, तो इसको गीडा बोलते हैं। अब ये मिलान वाले में पूछ सकता है आपसे, भदोई में भदोई के नाम से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बीडा। देखो, भदोई में क्या है? वीडा है, गोरखपुर में क्या है? गीडा है, जौनपुर में क्या है? सीडा है, और नोएडा आपको पता ही है। ठीक, ये कब स्थापित किए गए थे? 1976 में प्रथम आपका नोएडा, बाद में ये धीरे धीरे स्थापित किए गए। तो औद्योगिक वाले नाम मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिए, अगर पूछा जाएगा तो 1 नंबर आपका यहाँ पर पक्का हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर ये भी समझ लो, उत्तर प्रदेश स्पेशल की मैं बात कर रहा हूँ। सूती वस्त्र उद्योग कानपुर और वाराणसी, कालीन के लिए भदोही। अब ये जो भदोही है ना, भदोही की जो कालीन है ये विश्व प्रसिद्ध है। ये इग्लू सवाना प्रदेश तक, टुंड्रा प्रदेश तक की इनकी कालीन जाती हैं वहाँ तक। ठीक, कालीन भदोही। सीमेंट उद्योग चुर्क डाला, ये सोनभद्र। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग नोएडा लखनऊ। चमड़ा उद्योग कानपुर आगरा। वनस्पति तेल कानपुर मोदीनगर मेरठ। खेल का सामान मेरठ से। ये दिया गया है उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में। ठीक, यहाँ पर खनिज सिंचाई सब कुछ दिया गया है, वो मैं आपको धीरे धीरे करके ये सारा चीज़ आपको बता दूंगा। यहाँ पर खनिज संसाधन को भी समझ लो, फिर मैं आगे बात कर लेता हूँ। चूना पत्थर मिर्जापुर सोनभद्र। डोलोमाइट मिर्जापुर सोनभद्र बांदा।
कांच बालू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कांच बालू से एक क्वेश्चन पेपर में आया है। इलाहाबाद और बादा में, बाक्साइड चित्रकूट में, कोयला सिंगरौली सोनभद्र में, जिप्सम झांसी हमीरपुर मिर्जापुर और संगमरमर मिर्जापुर सोनभद्र। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इसके अतिरिक्त ललितपुर जनपद में यूरेनियम की खोज की गई है। यही क्वेश्चन मैं अभी आपको कराया हूं कि ललितपुर में यूरेनियम की खोज की गई है। ललितपुर में यूरेनियम के भंडार सीमित हैं, ठीक है ना, तो ललितपुर, ये मैं आपको बता दिया हूं। अगला क्वेश्चन था यम और नियम के बाद तीसरा अंग, तो तीसरा कौन सा है? तीसरा आपका आसन होता है। योग के अष्टांग योग मतलब कि 8 अंग हैं। पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा आपका प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान, लास्ट में आपकी समाधि। ठीक, इतना आप लोग समझ गए यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने आपसे पूछा है कि हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो चीनी यात्री कौन सा भारत आया था? हुएनसांग। कौन? हुएनसांग। कैसे याद करोगे? हर्षवर्धन के नाम में पहला अक्षर हा है और हुएनसांग के नाम में पहला अक्षर हा है, तो इसलिए आप लोग इनको याद रख सकते हो। फायान को टिक मत कर देना, फायान आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक। अलबरूनी, ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था अलबरूनी, ठीक, ख्वारिज्म से, जो कि एक विद्वान था। अलबरूनी की किताब का नाम क्या है? यहाँ पर लिख देता हूँ। अलबरूनी की किताब का नाम है तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद इसकी किताब का नाम है। भारत की खोज इसको बोल सकते हैं। अलबरूनी की किताब है। अगला क्वेश्चन कहता है मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चंद्रगुप्त वंश के संस्थापक जो चंद्रगुप्त मौर्य था, उनके प्रधानमंत्री कौन थे? तो उनके प्रधानमंत्री चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। और इनकी किताब क्या है? इनकी किताब का नाम है अर्थशास्त्र। कई बार एग्जाम में देखने को मिली है। अर्थशास्त्र इनकी किताब का नाम हो जाएगा। अर्थशास्त्र किताब का संबंध किससे है? राजनीति से है, शासनिक व्यवस्था से है, कैसे क्या व्यवस्थाएं थी उनके बारे में ब्यौरा प्रदान करती है। मेगस्थनीज की किताब का नाम क्या है? इंडिका। इंडिका किसकी किताब है? इंडिका हो जाएगी मेगस्थनीज की किताब। भद्रबाहु की किताब क्या है? कल्पसूत्र। कल्पसूत्र किसकी किताब है? भद्रबाहु। ठीक, इतना समझते हुए चलो जितना मैं आपको बता दूं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधित घटनाएं घटित होती हैं? अक्सर कई लोग छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिनसे 1 नंबर आता हो पेपर में, वो भी गलत कर देते हैं कन्फ्यूज़न के कारण। ठीक, मौसम की सभी घटनाएं कहाँ पर घटित होती हैं? तो ये आपके क्षोभ मंडल में होती हैं। अब आपके सामने यहाँ पर समताप है, क्षोभ, आयन, बहिर, 5 परतें हैं आपकी वायुमंडल की। उन 5 परतों की क्या क्या विशेषताएं, कितनी ऊंचाई तक है, क्या क्या उसमें घटित होता है, ये बहुत बार एग्जाम में देखने को आपसे मिलता है, लेकिन आप लोग कर नहीं पाते हो। समताप मंडल में आपकी ओजोन परत पाई जाती है, परावैंगनिक किरणों से हमारी सुरक्षा करती है। क्षोभ मंडल में मौसम वाली सारी की सारी घटनाएं, आंधी तूफान, ओला बारिश, सब कुछ होता है। आयन मंडल में रेडियो की तरंगें, बहिर्मंडल जो लास्ट की परत है इसमें गैसें आपकी तैरती रहती हैं। आइए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको एक नज़र से आपको यहाँ पर कराते हैं। आपकी पाठ्यक्रम की सिलेबस में जितना भी कंटेंट दिया गया है वो मैं बताता हूँ। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, शेष अन्य गैसें 1% में पाई जाती हैं। नाइट्रोजन पौधों के लिए आवश्यक होती है। वायुमंडल की परतें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य और बहिर्मंडल। जैसे क्षोभ मंडल की मैं बात करूं, पहली परत ये धरातल से लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। धरातल से इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर तक है। यहाँ पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। धरातल से इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा से 18 किलोमीटर। ऊपर जाने पर प्रति किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में कमी आती है, इसलिए इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। तो परिवर्तन मंडल भी बोलते हैं क्षोभ मंडल को, क्योंकि इसमें हर ऊंचाई पर बढ़ने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। मौसमी घटनाएं, आंधी तूफान, कोहरा, बादल यहीं पर होता है आपका। उसके बाद समताप मंडल, ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी सुरक्षा करती है। वायुयान यहीं पर उड़ते हैं। मध्य मंडल में उल्कापात होता है, उल्कापिंड आने पर जल जाता है। आयन मंडल में रेडियो तरंगें पृथ्वी की ओर परावर्तित की
बहिर्मंडल जो लास्ट वाली है, अंतिम परत हाइड्रोजन हीलियम पाई जाती हैं इस परत में। जितना बताने को था उतना मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद बहुत कुछ बताने को है, वो इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है जो मैं आपको बता दूं। अधिक जानकारी के लिए मैंने एक्स्ट्रा नोट्स से कुछ जानकारी आपको बता दूं। जैसे ये संगठन मैंने आपको बता दिया कौन कितनी गैस पाई जाती है, ठीक। ये नोट्स जो है ना, ये है आपके NCERT नोट्स। यहाँ पर स्पष्ट कर दूं, कई मित्रों को नहीं पता होगा, ये नोट्स जो है ना ये NCERT वाले हैं जो सीटेट एग्ज़ाम में काम आते हैं। सीटेट और यूपी टेट दोनों का ज़मीन आसमान का अंतर है सोशल साइंस का। क्योंकि मैं स्पेशल SST की तैयारी कराता हूँ, इसलिए मैं आपको सारी बातें सच्चाई से ही बताता हूँ। कई लोग आपसे कहते होंगे कि यूपी टेट के लिए NCERT पढ़ लो। नहीं, NCERT से जब क्वेश्चन ही नहीं आता है तब आप क्यों पढ़ोगे फालतू में। लेकिन नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे क्षोभ मंडल है, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत, इसकी ऊंचाई औसत 13 किलोमीटर है। हम इसी में रहते हैं, सांस लेते हैं। वर्षा, कोहरा, आला, आंधी, ओला सब कुछ इसी में आपका होता है। समताप मंडल में बादल व मौसम की घटनाएं नहीं होती हैं, इसलिए इसमें हवाई जहाज आपके उड़ते हैं। ओजोन गैस की परत पाई जाती है, सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी सुरक्षा करती है। ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर तक होती है। मध्यमंडल की ये कितनी फैली है? 80 किलोमीटर तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाता है, ठीक। बाह्य मंडल, थर्मोस्फीयर जिसको बोलते हैं, थर्मोस्फीयर बोलते हैं, इसी को आयन मंडल भी बोलते हैं। बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो तरंगें, ठीक है ना, जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक। बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर लास्ट वाली, तो ये वायु की पतली परत पाई जाती है। हीलियम, हाइड्रोजन यहीं पर तैरती रहती हैं। मैंने इसलिए एक्स्ट्रा जानकारी बताई ताकि पेपर में कैसा भी घुमा के क्वेश्चन पूछे तो आप लोग कर लो, ठीक। अब देखना क्वेश्चन कैसे कैसे पेपर में आते रहते थे अब तक। जैसे मैंने आपको बताया कि वायुमंडल का अधिकांश कौन सी दो गैसें हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो गैसें सर्वाधिक आपकी वायुमंडल में पाई जाती हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ग्रीन हाउस गैस किसे बोलते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। और भी क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। जैसे इस क्वेश्चन का आपको करना क्या मित्र? मिलान करना है। तो मिलान मैं आपको बताऊँ कि ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। रेडियो प्रेषण, ठीक, क्या हो जाएगा? बाह्य मंडल। बाह्य और बहिर ये अंतर होता है दोनों में। मौसम संबंधित घटनाएं आपकी क्षोभ मंडल में। पतली वायु आपकी बहिर्मंडल में। बहिर्मंडल जो लास्ट वाली परत, ये लास्ट की परत है, अंतिम परत होती है। और बाह्य मंडल ये लास्ट से पहले की परत होती है। इसको आयन मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयन मंडल बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं? थर्मोस्फीयर भी बोलते हैं। ताप मंडल भी इसी को ही बोलते हैं। ये बात आप लोग समझ गए। फिर उसके बाद ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श स्थितियां समताप मंडल में ही हैं। क्यों? क्योंकि बादल से मुक्त हैं, यहाँ पर मौसम की कोई घटना घटित नहीं होती है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्कापिंड किस परत में आने पर जल जाता है? तो मध्य मंडल में जल जाता है, मेसोस्फीयर में जल जाता है। अब ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि क्रम में लगाओ, पृथ्वी की सतह से आरंभ करते हुए वायुमंडल सबसे नीचे कौन सी है? क्षोभ मंडल है, उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल। इस प्रकार से आपको ये भी पूछ लेता है। और लास्ट में बहिर्मंडल होती है, ठीक। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और कथन कारण वाला इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। जितना मैंने आपको बताया, क्वेश्चन कैसा भी आपसे पूछे एग्जामिनर, आप क्वेश्चन को कर लोगे। इन नोट्स को आप ले सकते हो। दोनों नोट्स को, अगर यूपी टेट का भी नोट्स आपको लेना है, उसी के साथ में सीटेट का भी नोट्स लेना है, तो आपको 200 का डिस्काउंट मिलेगा। मात्र ये दोनों नोट्स आपको 399 रुपये में दोनों मिल जाएंगे। दोनों को तैयारी करोगे तो एक्स्ट्रा नॉलेज आपका बढ़ेगा। और जिनको भी बाद का सीटेट देना है यूपी टेट के बाद, तो वो लोग ले लो। 200 रुपये का फ़ायदे में आप लोग रहोगे, ठीक। इस नंबर पे कॉल कर लो या व्हाट्सएप पर मैसेज कर लो, मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे गहरा मेरियाना ट्रेंच ये प्रशांत महासागर में है। अगला कहता है ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। बिल्कुल बात सही दी गई है। ये पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है, ना कि उत्तरी गोलार्ध में है। ये बात आपकी गलत हो जाएगी। केवल और केवल एक सही है, केवल और केवल एक सही यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कहता है कि कांच बालू, ग्लास सैंड उत्तर प्रदेश के किन जिलों में प्रमुखता से पाया जाता है?
तो इलाहाबाद और बांदा, प्रयागराज और बांदा में आपका कांच बालू पाया जाता है, कांच बालू पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछा है आपसे, उत्तर प्रदेश में गीडा, गीडा का पूर्ण रूप क्या है? गीडा, गीडा का बताओ। अब गीडा से गाजियाबाद नहीं करोगे, गीडा से गोरखपुर है आपका। देखो यहाँ पर पेपर में कन्फ्यूज़न करने के लिए कैसा क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे बनाता है। देखो जैसे गीडा पूछा है, जी, जी उसने सभी में रख दिया कंफ्यूज करने के लिए, गाजियाबाद में जी, गोरखपुर में जी, गोंडा का जी, गंगा का जी। तो उत्तर तो आपका गोरखपुर ही होगा ना। आपका कंसेप्ट क्लियर है तो कितना भी क्वेश्चन घुमाए, कितना भी कंफ्यूज करे, आप क्वेश्चन को कर लोगे आसान तरीके से। ठीक, अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कहता है, योग के अनुसार प्राणायाम कितने चरण होते हैं? प्राणायाम में 3 चरण होते हैं, एक पूरक, कुंभक, रेचक। ठीक, इंडिका पुस्तक किस भारतीय शहर के प्रशासन का विस्तृत वर्णन करती है? तो पाटलिपुत्र, मौर्य साम्राज्य की यह किताब है, ठीक है ना, तो वहीं उसी क्षेत्र का वर्णन करेगी आपकी। अगला देखो कहता है, पाषाण काल के किस चरण में मनुष्य ने पहिए का प्रयोग किया? पहिए का प्रयोग किसमें किया था? तो पहिया मैंने आपको क्या बताया? नवपाषाण काल बताया, नवपाषाण काल यहाँ पर हो जाएगा पहिए का आविष्कार। अगला कहता है, सिंधु सभ्यता का स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? बहुत सारी चीज़ें सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई हैं। कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं, जो पेपर में कई बार आती रहती हैं, उनको एक साथ आपको बता दूंगा कहाँ से क्या क्या मिला है। तो स्नानागार जो है ना, ये कहाँ से मिला है बताओ? बड़ा वाला स्नानागार, बड़ा बाथ, तो मोहनजोदड़ो से मिले आपका स्नानागार। महान स्नानागार आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। क्या क्या मिला है, कहाँ से क्या क्या मिला है, उनको आपको बता दूं। यहाँ पर आप लोग एक नज़र में पूरा हड़प्पा सभ्यता समझ लो, ठीक है ना। 2500 ईसा पूर्व से 1520 ईसा पूर्व, ये SCERT किताब में दिया गया है। NCERT के अकॉर्डिंग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, ये NCERT की डेट लाइन है। ठीक, कोई बात नहीं, जितना मैं बताऊं उतना आप लोग समझ लो, बस काम आपका तमाम। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, जो उस समय पंजाब में पड़ता था। सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में रखालदास बनर्जी ने की। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। ठीक, यहाँ पर भारत में कुछ हड़प्पा स्थलों के नाम हैं, जैसे रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में है। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। लोथल में बंदरगाह के अवशेष मिले हैं, जो कि व्यापार के लिए एक नगर था। ये बातें कुछ नगरों के प्रसिद्ध पुरा स्थल से जुड़ी। रोपड़ पंजाब, कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात। समझ गए आप लोग, ठीक है ना। हड़प्पा यहाँ पर क्या है? मोहनजोदड़ो में पक्का स्नानागार मिला, स्नानागार मिला। ठीक, और क्या क्या मिला? नर्तकी की वो भी मिली है मूर्ति। तामा जस्ता मिलकर कांसा का निर्माण करते हैं, तामा जस्ता मिलकर कांसा का निर्माण करते हैं। हड़प्पा की जो मुहर थी वो सेल खड़ी से बनाई जाती थी, और बैल या सिंह को इसमें दर्शाया जाता था। लोग मात्र देवी की पूजा किया करते थे। इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या लिखा है कि सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय हड़प्पा वासी को जाता है। यह सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक, यहाँ से ये पॉइंट मैं बताने वाला था आपको कि मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? विशाल स्नानागार, अन्नागार, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, कांस्य की नर्तकी डांसिंग गर्ल कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। कालीबंगा से क्या मिला है? राजस्थान में पड़ता है ये आपका। जूते खेत के साक्ष्य मिले हैं। अग्निकुंड मिला है। चूड़ियाँ मिली हैं। बनावली से क्या मिला है? हरियाणा से क्या मिला है? हल के खिलौने मिले। हल का मतलब जिससे खेत की जुताई होती है, उनके खिलौने के प्रतिरूप बनावली हरियाणा से मिला है। लोथल, गोदीवाड़ा, बंदरगाह, अग्निकुंड चावल के साक्ष्य मिले हैं। आपकी किताब में SCERT में इतना ही कंटेंट दिया गया था, जो मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने रख दिया। इन नोट्स को पढ़ोगे तो पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा, मैं आपको कराता भी हूँ। ठीक, फिर कुछ विदेशी सभ्यताएं भी दी गई हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है इन क्वेश्चन का। आगे मैं बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन कहता है, वैदिक काल में अधन्या, अधन्या का मतलब होता है गाय। ठीक, गाय इसका मतलब होता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? वैशाली कुंड ग्राम में हुआ था। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया? 13वें शिलालेख में इनके कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था।
कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का नाम था कलिंग। कलिंग वर्तमान में उड़ीसा को बोलते हैं। 261 ईसा पूर्व बीसी में यह युद्ध लड़ा गया था। इसके बाद अशोक ने लड़ाई करना बंद कर दिया। ठीक, अगला, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? कितना घनत्व है? 5.5 ग्राम सेंटी क्यू, इतना इसका पृथ्वी का घनत्व है। अगला, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी बोलते हैं? पीतल नगरी बोलते हैं मुरादाबाद को, ताला नगरी बोलते अलीगढ़ को, चमड़ा नगरी किसको बोलते? कानपुर को, फिरोजाबाद को बोलते कांच नगरी या चूड़ी की नगरी, या क्योंकि वहाँ पर चूड़ियों का उत्पादन सर्वाधिक होता है। मुरादाबाद को बोलते पीतल की नगरी, अलीगढ़ को बोलते ताला नगरी। समझ गए सारी बातें? जितना बताऊँ उतना आप लोग समझते हुए चलो, बस क्लियर हो जाएंगे आपके सारे पॉइंट। तो मुरादाबाद को यहाँ पर आप लोग टिक करेंगे। अगला, उद्योग बंधु 1981 में, कब? 1981 में ये योजना आपकी उद्योग बंधु चली थी, औद्योगिक समस्याओं का त्वरित समाधान करने के लिए। फिर उसके बाद नोएडा की स्थापना 1976 में, इससे पहले कर दी गई थी। ठीक, न्यू ओखला। अगला कहता है कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य नहीं है। मालदीव भी है, भूटान भी है, पाकिस्तान भी है, लेकिन म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक, सार्क का सदस्य कौन नहीं है? म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। अभी मैं आपको ये वाला पूरा संगठन यहीं पर बता दूंगा इसके बारे में। ठीक, अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मैंने आप लोगों को कई बार ये बात बताई है, दक्षेक्स ही आपके पॉलिटी के सिलेबस में दिया गया है। 1985 में दक्षिण एशिया के 7 देशों ने मिलकर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस बना। इसका स्थायी कार्यालय काठमांडू में। 2005 में अफगानिस्तान शामिल हुआ, लेकिन 7 में इसे पूर्ण दर्जा मिला। दक्षेस में वर्तमान में 8 देश हैं: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। ये 7 देश हैं, इनको याद रखना। ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसका लक्ष्य आने वाली पीढ़ियों को युद्ध से बचाना है। शुरू में संघ में 51 देश थे, अब इसमें 193 देश हैं। 193वां देश आपका दक्षिणी सूडान है। 193वां जो लास्ट देश है दक्षिणी सूडान है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, संरक्षण परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। महासभा की सदस्यता आपकी महासभा की अध्यक्ष भारत की महिला श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित भी रह चुकी हैं। सुरक्षा परिषद में 15 देश हैं। कुल कितने हैं? 15 हैं। 5 स्थायी में चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए, ब्रिटेन शामिल है। 10 अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए महासभा में चुने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है इसमें। इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रख्यात भारतीय न्याय शास्त्री BN राव, नगेंद्र सिंह, है ना, श्री RS पाठक, दलवीर भंडारी, ये लोग न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रह चुके हैं। ठीक, समझ गए आप लोग? अब मैं आगे बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन, सिल्क रूट रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क था। अगला देखो, फसलों का मिलान कीजिए। फसल का आपको क्या करना है? मिलान करना है। रबी की फसल में सरसों आपकी उगाई जाती है। ठीक, रबी की फसल में। तरबूज किस में उगाया जाता है? तरबूज आपकी जायद की फसल में उगाई जाती है। तरबूज जायद में फसल है, चारा है, खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, खरबूज है, सब्जी है, इनको उगाया जाता है। और मक्का आपकी खरीफ में उगाई जाती है। ठीक, इस प्रकार से आपका मिलान हो जाएगा। तो ए का हो जाएगा तीसरे के साथ, ए का तीसरा, और खरीफ, मक्का आपका खरीफ, बी का पहला, ये विकल्प करेक्ट है आपका, सी विकल्प। ठीक, और तरबूज आपका जायद। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग। हथकरघा उद्योग सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का उद्योग हो जाएगा, हथकरघा उद्योग। अब एक क्वेश्चन है, आपने कई बार
पढ़ा भी नहीं होगा या पहली बार आप लोग पढ़ोगे। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लेता है? आप लोग ये पढ़ते हो कि सूर्य का प्रकाश पहुंचने में टाइम लगता है कि 8 मिनट 19 सेकेंड, 8 मिनट 19 सेकेंड का टाइम लगता है सूर्य को पहुंचने में। जबकि चंद्रमा को पहुंचने में कितना टाइम लगता है पृथ्वी तक? तो 1.3 सेकेंड, 1.3 सेकेंड का टाइम लगता है। नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है नील नदी। अगला कहता है कि सार्क का सचिवालय कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल में है। कहाँ पर? काठमांडू नेपाल में है। अगला, प्राचीन काल में मगध की राजधानी राजगृह गिरिव्रज हुआ करती थी। उसके बाद पाटलिपुत्र में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था, बाद में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। अगला देख लो आप लोग, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की, करेक्ट हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो की खोज 22 में हुई थी, मोहनजोदड़ो की खोज। अगला, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सीमेंट उद्योग के लिए चुर्क और डाला प्रसिद्ध है? चुर्क और डाला, चुर्क और डाला सीमेंट के लिए, तो सोनभद्र में। चुर्क और डाला सोनभद्र में, करेक्ट हो जाएगा। अगला और अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का कहता है, योगासन में ताड़ासन की मुख्य स्थिति क्या होती है? एक ताड़ासन होता है, खड़े होकर पंजों के बल पर खड़ा हुआ जाता है, अपने हाथ को ऊपर की तरफ करके, ठीक, सीधे खड़े होकर शरीर को ऊपर खींचना, ये होता है आपका ताड़ासन। वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। वीडियो खिंचेगी फिर आपकी लंबी। अगली वीडियो में मैं आपको इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। यहाँ तक जिन जिन मित्रों ने पूरा वीडियो देख लिया उनका तहे दिल से धन्यवाद। और वीडियो को लाइक तो आप लोग कर दिया करो यार, वीडियो देख लेते हो लाइक नहीं करते हो। और ऐसे भी कई लोग हैं रोज़ वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए,